भारत में लॉकडाउन के करीब अब 2 महीने लॉकडाउन को होने वाले हैं। इसके बावजूद संक्रमण के मामले अब 1 लाख के पार हो चुके हैं। अब भारत का नाम दुनिया के उन 11 देशों में आ गया है जहां अब तक 1 लाख से ज्यादा केस हुए हैं। हमारे यहां संक्रमण की रफ्तार ऐसी रही है कि पिछले 25,000 केस आने में पहले 25,000 केस आने में 87 दिन लगे थे। अगले 25,000 मामले सिर्फ 11 दिन में आ गए। सोचिए, पहले 87 दिन, फिर 11 दिन, इसके बाद 50,000 से 75,000 तक पहुंचने में हमें सिर्फ 7 दिन लगे और संक्रमण के मामले 75,000 से 1 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 5 दिन लगे। सोचिए, कहां पहले हमने 87 दिन लिए थे जो आपकी स्क्रीन पर है, पहले 25,000 87 दिन में हुए और अभी जो 25,000 हुए हैं सिर्फ 5 दिन में। इसका मतलब यह है कि अब औसतन हर रोज 5,000 मामले सामने आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत उन कुछ देशों में अब शामिल है जहां पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। भारत में पिछले 2 दिन में ही करीब 10,000 नए मामले आए हैं। यहां पिछले 1 हफ्ते से हर दिन औसतन करीब 4500 मामले आ रहे हैं। इस मामले में अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और रशिया हैं। बस ये 3 देश हमसे आगे हैं। अमेरिका में हर दिन औसतन 24,000 नए मामले आ रहे हैं, ब्राजील में 13,000 और रशिया में करीब 10,000 मामले रोज आ रहे हैं। हमारे यहां 5,000 आ रहे हैं। करीब 2 महीने के लॉकडाउन में जब यह स्थिति हो गई है तो आप सोचिए कि अगर लॉकडाउन ना हुआ होता तो भारत का इस समय क्या हाल होता। इसे आप इस तरह से समझिए कि भारत में 100 में से 1 लाख केस होने में 100 से 1 लाख केस होने में 62 दिन लगे। 100 से 1 लाख केस होने में हमें 62 दिन लगे, जबकि अमेरिका में 25 दिन में 1 लाख केस आ गए थे, स्पेन में 29 दिन में, रशिया में सिर्फ 44 दिनों में, फ्रांस में 45 दिनों में 1 लाख मामले आ गए थे। उस मामले में अभी भी भारत थोड़ा बेहतर कर रहा है। भारत में लॉकडाउन ना होता तो अभी आपको जो 1 लाख केस दिख रहे हैं वो शायद 20 लाख या उससे भी ज्यादा होते। फिर लाखों की संख्या में इतने मरीजों को संभाल पाना भारत क्या दुनिया के किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। लेकिन जिस तरह से दुनिया के हर देश की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है, उसमें संपूर्ण लॉकडाउन अब किसी के लिए भी विकल्प नहीं रह गया है। वो सब कुछ ठप करके बैठ नहीं सकते। यानी अब आप ये नहीं सोच सकते कि हम अपने लोगों की भी जान बचाएं और अर्थव्यवस्था को भी बंद कर दें। अब लॉकडाउन खोलना ही होगा, अर्थव्यवस्था को शुरू करना ही होगा, और ये जानते हुए कि इसकी वजह से केसेस और बढ़ेंगे। इसलिए आप भी अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा भारत में भी केसेस की संख्या तेजी से बढ़ेगी। अब तक केसेस इसलिए नहीं आए नए सामने क्योंकि हम लॉकडाउन में थे, इसलिए आप देख रहे हैं, इसीलिए कि भारत ही नहीं दुनिया के ज्यादातर देश धीरे धीरे नियमों में छूट दे रहे हैं। इस नई रणनीति में हमारे लिए वो बातें काम आने वाली हैं जो बातें अब तक के लॉकडाउन में हमारे पक्ष में रही हैं। आने वाले दिनों में इन्हीं पर हम और बेहतर काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मौत का ही आंकड़ा ले लें तो भारत में अब तक करीब 3100 लोगों की मौत हो चुकी है, 3100। लेकिन मृत्यु दर के हिसाब से देखें तो संक्रमण शुरू होने के इतने दिन बाद भी मृत्यु दर 3% के आसपास बना हुआ है, जबकि दुनिया में यह आंकड़ा 6% से ज्यादा है, हमसे डबल है। यानी हमारे यहां जो मृत्यु है वो कम हो रही है लोगों की, हमारे यहां ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि भारत में मरीजों के ठीक होने की दर शुरुआत के 15% से बढ़कर अब 38% हो चुकी है। यानी 100 में से अब 38 मरीज इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं। अगर संक्रमण के कुल मामलों की बात करें और दुनिया भर का औसत निकालें तो दुनिया में 1 लाख लोगों में 60 लोग संक्रमण का शिकार हैं। 1 लाख में से 60 लोग, जबकि भारत में 1 लाख की आबादी में सिर्फ 7 लोगों में ही संक्रमण पाया गया है। हर 10 लाख की आबादी पर भारत में सिर्फ 73 मामले हैं, जबकि स्पेन, इटली, फ्रांस, यूके जैसे देशों में यह आंकड़ा 1,500 से 2,000 के बीच है। इन आंकड़ों के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अब भारत ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। पहले तो हमारे यहां टेस्टिंग कम हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है केसेस भी बढ़ रहे हैं। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा केसेस आएंगे। अब तक 24 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, 24 लाख। सोमवार को पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। अगर हम इसी तरह से टेस्ट करते रहे, इसी तरह से सतर्क रहे और लॉकडाउन के नियमों से मिली रियायतों को पूरी छूट मानकर मनमानी अगर हमने नहीं की तो फिर हम जान और जहान दोनों को बचा ले जाएंगे। देश में
नए रंग, नए रूप और कई सारी रियायतों के साथ लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है, जिसके लिए बहुत सारे अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं, जबकि कई दिशा निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं, जिनका पालन करना हर राज्य सरकार के लिए जरूरी होगा। लेकिन अब भी कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या खुला हुआ है और क्या बंद है, कहां जा सकते हैं, कहां नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आप जान लीजिए लॉकडाउन 4 में क्या क्या बंद रहेगा। सभी तरह की धार्मिक सभाओं पर रोक है, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, राजनीतिक कार्यक्रमों की इजाजत नहीं है, रैली, जुलूस या धरना नहीं कर सकते, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इजाजत नहीं मिल सकती, विवाह, शादी, ब्याह कुछ नहीं हो सकता, विमान सेवाएं, मेट्रो, ट्रेन और यात्री ट्रेन नहीं चलेंगी, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल और थिएटर बंद रहेंगे। अब आपको बताते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक किन किन चीजों को शर्तों के साथ छूट मिली है। शर्तों के साथ शादी समारोह की इजाजत दी गई है, शादी में लेकिन 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, सिर्फ 50। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। होटल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत है, बैठकर वहां पर खाना नहीं खा सकते। व्यापारिक गतिविधियों को छूट दी गई है, लेकिन फैक्ट्री और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये सभी रियायतें सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन में लागू होंगी, रेड जोन और कंटेनमेंट एरियाज में ये लागू नहीं होगा। साथ ही ट्रेन चलाने का फैसला सिर्फ होम मिनिस्ट्री का होगा, जिसमें राज्य सरकारें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप अब नहीं कर सकती। आपको याद होगा कई मामलों में राज्य सरकारों को भी निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, जैसे कि बाजार और दुकानें खोलने के वक्त का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। राज्य में बसें चलाने का फैसला करने का अधिकार भी राज्यों के पास है। राज्यों के बीच बसें चलाने का फैसला भी राज्य सरकारें आपसी सहमति से करेंगी, जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में बस चलेंगी या नहीं। निजी वाहनों में कितने यात्रियों को एक साथ छूट बैठने की अनुमति होगी, यह भी राज्य सरकारें तय करेंगी। वहीं रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का फैसला लेने का हक भी राज्य सरकारों को दिया गया है। ट्रेन चलाने की हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा इससे पहले ट्रेन चलाने से पहले रेल मंत्रालय राज्य सरकारों से पूछता था कि बताइए आपको कितने ट्रेन की जरूरत है, बताइए आपके पास कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं, और फिर उनसे इजाजत लेनी पड़ती थी कि आपके यहां ट्रेन आएगी या नहीं। लेकिन अब रेल मंत्रालय अपने तौर पर यह तय कर पाएगा कि उसे कहां कितनी ट्रेन चलानी है। राज्य सरकारों से यह फैसला अब लेने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के चौथे चरण में लोग ये जानने को सबसे ज्यादा उत्सुक हैं कि क्या वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा सकेंगे। तो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने अभी इंटरस्टेट बसों के संचालन की अनुमति नहीं दी है। हालांकि हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लिए सीमित बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। झारखंड सरकार ने अन्य राज्यों के लिए परिवहन सेवाएं शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये वो राज्य हैं जहां की सरकारों ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। हालांकि इमरजेंसी पास और एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को देश भर में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत ऐसे ही मिलती रहेगी। देश के ज्यादातर शहरों में काफी हद तक जनजीवन सामान्य हो गया है और अर्थव्यवस्था को भी फिर से अब खोला जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। लेकिन कोविड-19 के असर से निपटने में पूरी दुनिया को अभी बहुत लंबा समय लग सकता है और अर्थव्यवस्थाओं के लिए तो आगे का रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आज एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक दुनिया को अभी लंबे समय तक आर्थिक मंदी में रहना होगा। इसलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपके भविष्य में क्या होने वाला है आपको इससे अंदाजा आ जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह रिपोर्ट एक सर्वे के आधार पर तैयार की है। इस सर्वे में 347 रिस्क मैनेजर्स को शामिल किया गया था। रिस्क मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो अर्थव्यवस्था और निवेश पर आने वाले खतरे का आकलन करते हैं, रिस्क का आकलन करते हैं। इनमें से करीब 69% रिस्क मैनेजर्स ने यह माना कि कोविड-19 की वजह से दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर काफी लंबा चलेगा। इन विशेषज्ञों में से 56% का अनुमान है कि बड़े पैमाने पर छोटे और बड़े उद्योग धंधे दिवालिया हो सकते हैं। 56% रिस्क मैनेजर्स का अनुमान है कि कुछ देशों में कुछ विशेष उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। 49% ने माना कि इसके बाद बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी और खासकर युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाएंगे। 49% विशेषज्ञों का मानना है कि सामान और लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध आगे भी जारी रहेंगे। 46% रिस्क मैनेजर्स के मुताबिक दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारी घाटे में चली जाएंगी। 42% का अनुमान है कि इस वायरस की वजह से ग्लोबल सप्लाई में बाधा आ जाएगी और देशों के बीच व्यापार पहले की तरह आसान नहीं होगा।
38% विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुनिया के विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हो सकती हैं। 38% रिस्क मैनेजर्स मानते हैं कि कोविड-19 की वजह से साइबर हमले बढ़ जाएंगे और बड़े पैमाने पर आपके डेटा की चोरी होने लगेगी। 31% का अनुमान है कि कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ सकते हैं या फिर किसी नए वायरस से ऐसा ही संक्रमण दोबारा फैल सकता है। अब आप कुछ आंकड़ों से समझिए कि फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की क्या स्थिति है। इस समय करीब 50 करोड़ लोगों के गरीब हो जाने का खतरा है। 50 करोड़। दुनिया की जीडीपी की विकास दर 3% तक कम हो सकती है। पहले इसके 3% रहने का अनुमान था, लेकिन अब यह -3 में जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 13 से 32% तक की कमी आ सकती है। विदेशी निवेश में 30 से 40% तक की कमी आ सकती है। मार्च के महीने से लेकर अब तक दुनिया के 80% बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 34% लोगों ने माना है कि इस लॉकडाउन का असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा है। अनुमान के मुताबिक अगर बेरोजगारी 1% भी बढ़ती है तो इसके मुकाबले 2% लोग पहले से ज्यादा बीमार हो जाते हैं। यहां पर जल्दी से 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको नए रंग रूप में लागू हुए चौथे लॉकडाउन पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और आपको लॉकडाउन हटने के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी आज हम बताएंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.